नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत में जैसा शिक्षा का पैटर्न है और जैसी जटिलताएं इसमें रही है, लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इसमें कुछ अहम परिवर्तन लाए जाए, इसको मॉडिफाई किया जाए। एक साल पहले इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने 34 सालों बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव किए। इस नई शिक्षा नीति को कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि हर बच्चे को कम से कम एक रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इसके साथ ही सभी बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास हुआ। देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। एक साल पूरा होने पर और राज्यों को इसे अपनाने के बाद कई अहम और बुनियादी सवाल उठ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में राज्य स्तर पर एक शिक्षा विभाग, एक निदेशालय, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक शिक्षा आयोग, एनसीईआरटी, शिक्षा बोर्ड जैसे निकाय होंगे और इतनी सारी एजेंसियां आपस में उलझेंगी तो शिक्षा का काम कैसे हो पाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन ये बात तो 1966 से कोठारी कमीशन के समय से ही कही जा रही है, लेकिन ये लागू कैसे हो, इस पर पॉलिसी चुप है। इसे लेकर कोई नया कानून बनाने की बात कही गई। अगर 2022 तक इस पॉलिसी के कुछ पहलुओं को क्लासरूम तक पहुंचाना है तो इसके लिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है स्किल्ड टीचर्स की। सवाल उठता है कि पिछले एक साल में टीचर्स के माइंडसेट पर, उनके स्किल सेट पर काम किया गया? छात्रों के माइंड पर क्या अध्ययन हुआ? नई शिक्षा नीति के तहत सरकार बच्चों के विकास के लिए एक्सपेरिमेंटल इनोवेटिव लर्निंग जैसे बदलाव लाई तो है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए ट्रेन टीचर्स की भारी कमी है। ऐसे में क्या शिक्षकों को इसके लिए ट्रेन किया गया? क्या नई शिक्षा प्रणाली लागू करने में तमाम जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाने के लिए रणनीति बना ली गई है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन कितनी असरदार होगी ये नई शिक्षा प्रणाली? जी हाँ, नई शिक्षा नीति जिसे लागू करने की मांग लगातार हो रही है। हालांकि अभी लागू नहीं हुई है, कब होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये असरदार कितनी होगी ये बड़ा सवाल है। नई शिक्षा नीति के लिए कैसे प्रशिक्षित होंगे शिक्षक? जो टीचर्स हैं उन्हें कैसे ट्रेन किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। छात्रों के माइंड और उनके स्किल पर नई नीति का क्या और किस हद तक असर होगा, यह भी गंभीर सवाल है, यह भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम खोजने की करेंगे कोशिश। छात्रों का नई शिक्षा प्रणाली से कैसे बैठ पाएगा तालमेल? कैसे छात्र अपने आप को नई शिक्षा प्रणाली के तहत ढाल पाएंगे? नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए कितने दक्ष हैं आंगनबाड़ी केंद्र? इसका भी जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। प्रशासनिक तौर पर नई नीति लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? नई शिक्षा नीति से पढ़कर जो छात्र निकलेंगे वो कितने सक्षम होंगे, यह भी बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर रंगनाथ रवि, ये भी शिक्षाविद है, आप भी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं शिक्षाविद के साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर अमित कुमार आपके साथ करना चाहूंगी। आप इस नई शिक्षा प्रणाली के तहत इस समय कौन कौन सी चुनौतियां देख रहे हैं लागू की जाने में जो पेश आ सकती हैं, और कैसे उन चुनौतियों को पार किया जाए? कैसे बच्चों के साथ नई शिक्षा प्रणाली के तालमेल की बात धरातल पर उतारी जाए? क्या लगता है सर? जी, आपने बहुत ही अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न हमारे सामने रखा है। 2020 जुलाई कैबिनेट ने जो 29 जुलाई को पास किया, नई शिक्षा नीति 2020-21 के रूप में हम जानते हैं जी। नई शिक्षा नीति, आपने चुनौतियों की बात की है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति का प्रोज एंड कॉन्स दोनों मुझे दिखाई पड़ता है। क्योंकि नई शिक्षा नीति स्किल्ड एजुकेशन की बात की जाती है, हाँ। और बहुत सारे सिस्टम नए एजुकेशन पॉलिसी में निर्धारित करने की कोशिश की गई है। जैसे कि जो हमारी 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंसर्ट किया गया है आर्टिकल, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम, जिसमें पहले 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। नई शिक्षा में वो 3 से 18 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है।
स्किल्ड एजुकेशन देने की बात की गई है, जैसे जापान में या चाइना भी उसके तरफ प्रोसीड कर रहा है। खासकर ये शी जिनपिंग का ये जो जब से इनकी फॉरेन पॉलिसी में हम देख सकते हैं कि स्किल्ड लेबरर्स की बात ये करते हैं, तो बहुत सारे देश उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब भारत को भी स्किल्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए निश्चित तौर पर हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्किल्ड एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के माननीय मोदी जी ने प्रयास किया है और कर रहे हैं जी। इसमें बहुत सारी, जैसे 5+3+3+4 सिस्टम एजुकेशन है जी। जिसमें कि 2 तक, फिर आप 5 तक, 5 से 8 से 12 तक की बात की गई है। उसके बाद हम क्रेडिट बैंक सिस्टम जुटाने की बात कर रहे हैं। हमारा बच्चा अगर शिक्षा ले रहा है तो वो जिस भी लेवल पर गया हो उसका वो डिग्री मिल जाए, सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या डिग्री कोर्स हो। हमें किसी भी रूप में बच्चे को कहीं भी मानसिक रूप से उसको कहीं भी डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यवस्थाएं की गई हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में। लेकिन बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश इसको लागू भी कर चुका है, दैट इज द फर्स्ट प्रोविंस इन इंडिया। लेकिन जो स्किल्ड एजुकेशन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए और हम रोजगार तभी पूरा कर भी पाएंगे। लेकिन जो चुनौतियां सामने आ रही है, आपने चुनौतियों की बात किया है, सबसे बड़ी चुनौती जो मैं समझ पा रहा हूं, अभी आपने कहा 6% जीडीपी 6% जो जीडीपी हमारी है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें खर्च करना पड़ेगा। यूपीए की, सेकेंड यूपीए की जो सरकार थी, जहां पे 4.12% लगभग जीडीपी हमने उस समय लागू किया था एजुकेशन सिस्टम पे, जबकि कोरोना काल में वो 3.12% लगभग जाके रुक गई है। इतना मेजर जीडीपी हम अगर एजुकेशन पे खर्च कर पाएंगे, इट इज जस्ट यूटोपिया। मैं समझता हूं इसको एक यूटोपिया है और इतना आसान नहीं है कि हम इतने आसानी से इतना जीडीपी एजुकेशन पे खर्च कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम हम इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो हमारे पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, छत नहीं है हमारे पास स्कूलों के पास। एक स्कूल सिस्टम को रोबस्ट करना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा, तब हम जाके एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जी। सबसे बड़ी समस्या टीचर के रिक्रूटमेंट की है। एग्जैक्टली सबसे बड़ी समस्या टीचर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है नहीं। हम कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे, इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और मैंने एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया है, दैट इज वी कैन से दैट इट इज सटल ऑब्जर्वेशन, कि इसमें एक व्यवस्था है कि क्लास 5 तक हम रीजनल लैंग्वेज में भी हमारा बच्चा या नेशनल लैंग्वेज में भी अपने मातृभाषा में भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हमारे पास इंडिया एक कंपोजिट कल्चर है जी। इतने सारे रीजनल लैंग्वेजेज हैं, इतने सारे हमारे पास जो है लैंग्वेजेज हैं जिनको बच्चा समझ पाए। क्या हम उतने टीचर अलग अलग नियुक्त कर पाएंगे उनको पढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सके? ये एक मेजर चैलेंज, दिस इज वेरी मेजर चैलेंज। तो ये कुछ चीजें हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो एक बाधा बनने में बाधा होगी एजुकेशन पॉलिसी को। डॉक्टर रंगनाथ रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी बात है। डॉक्टर रंगनाथ, आप डॉक्टर अमित से किस हद तक सहमत है और आपको क्या लगता है ये नई शिक्षा प्रणाली, ये नई शिक्षा नीति किस हद तक असरदार रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि जो नई शिक्षा प्रणाली अभी आई है, इसे बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था। सबसे पहले अगर शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, आपको एक बराबर लकीर खींचनी है, तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप देखिए, जितने भारत के जो सबसे क्रीमी लेयर एग्जाम्स हैं उसमें कितने ग्रामीण परिवेश के छात्र आ रहे हैं। आप आईआईटी के टॉपर्स क्या किसी गांव से, कि तेलंगाना के गांव से, आंध्र के गांव से, बिहार के किसी गांव से आ रहे हैं क्या यूपीएससी में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उसमें कितने हिंदी जो कि जिसको कि हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा के नाम पर विवाद हो रहा है, होता रहता है कि ये राष्ट्रभाषा है और इसको लेकर के क्या हिंदी से कितने छात्र आ रहे हैं। आपको अगर हर जगह से एक साथ एक जैसा आपको बनाना है, बच्चों में एक साथ एक जैसी शिक्षा देनी है, तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना ही होगा। हमें इस दिशा में बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कई सारी चीज़ें उपाध्याय जी ने कही जी, उनको कई चीज़ों का संदेह है, लेकिन क्या होता है कि देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं शिक्षा जो होती है, देखिए हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा है,
बिल्डिंग से शिक्षा नहीं होती है। आप निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी है, उसके तरफ सरकार ध्यान देगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं आपको उसके तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। ड्रॉप आउट्स की समस्या देखिए, एनरोलमेंट की समस्या उतनी नहीं है। आप मिड डे मील योजना लाए, तमाम चीजें लाए, बच्चे इनरोल तो होते हैं, हाँ। लेकिन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके पीछे के कारण को जानने की कभी कोशिश कीजिए। उसके पीछे का कारण यह है कि वो बच्चा घर में तो तेलुगु में बात करता है, घर में वो भोजपुरी में, मैथिली में बात करता है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे हिंदी या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त होती है, और उसमें एक बहुत ज्यादा कमजोर विद्यार्थियों के लिए से लेकर के और गरीब पृष्ठभूमि के, जो अलग से ट्यूशन नहीं रख सकते, जो केवल स्कूल पर निर्भर करते हैं, वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। शिक्षा प्रणाली में तो इसी चीज को रिमूव करने की, दूर करने की कोशिश एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ, कम करने की कोशिश हुई है, ये कहा जाए खत्म करने की कोशिश। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर उस बच्चे को उसी की भाषा में हाँ। शिक्षा दी जाएगी तो ड्रॉप आउट जो होंगे उसकी समस्या कम होगी। हाँ। और अभी धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने अभी पीछे बयान दिया था, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी बयान दिया था कि आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग की परीक्षा, MBBS की परीक्षा, और ये जो है उस भाषा में हो, क्यों ना हो। मैं ये कह रहा हूँ, आप देश में अमेरिका में सबसे ज़्यादा या UK का सबसे ज़्यादा बढ़िया सिस्टम नहीं है, आप कहें अगर साइंस की भाषा में मैं बात करूं कि मैं केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको बताऊं कि जो जर्मनी में रिसर्च हो रहा है उसका जो लेवल है वो US के रिसर्च से ज़्यादा डेवलप्ड रिसर्च है, जबकि वो जर्मन भाषा में बात करते हैं। आप यहाँ से पोस्ट डॉक करने जाएंगे तो आपको 6 महीने का कंपलसरी वहाँ जर्मन कोर्स पास करना पड़ेगा, देन आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो जब जर्मनी ये काम कर सकता है, आप अपनी भाषा में, निश्चित रूप से आप देखिए, जो बच्चा अपनी भाषा में सीखता है वो मुखर होगा, वो दबा हुआ नहीं होगा। मैं खुद यानी कि लर्निंग प्रोसेस में कहीं भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना बिल्कुल चाहिए। आप देखिए ना, आप जब छोटा बच्चा होता है अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसके लिए उसको ट्यूटर तो नहीं लगाया जाता ना, वो भाषा का व्याकरण भी सीख लेता है, उसके लिए उसको व्याकरण की कोई किताब नहीं। आप अगर किसी भी पृष्ठभूमि से, आप कोई हरियाणवी है, कोई पंजाबी है, उसको पंजाबी का व्याकरण नहीं सिखाना पड़ता, ठीक है, उसको वो अपने आप लर्निंग प्रोसेस है। और ये लर्निंग प्रोसेस आने वाले समय में निश्चित रूप से, अगर हम किसी भी चीज में विश्व शक्ति बनने का आप रखते हैं, चाहे स्पेस में, चाहे आप, तो उसके लिए आपको एजुकेशन को सुदृढ़ करना होगा। और एजुकेशन सुदृढ़ तभी होगा जब आप किसी के पिछलग्गू बनने के बजाय आप अपनी चीजों को स्ट्रांग करें, तो निश्चित रूप से वो लोकल भाषा में ही होगी। और उसके लिए NEP की बहुत जरूरत है, और इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए सरकार का। के विक्रम राव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आप इस नई शिक्षा नीति को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं कि नई शिक्षा प्रणाली देश के भविष्य को, आने वाली तस्वीर को किस हद तक बदल पाएगी, कितनी असरदार बना पाएगी? देसी स्कूलों पढ़ा भारत के करीब 7 राज्यों में, और मेरे बच्चे हालांकि कॉन्वेंट में पढ़े हैं जी, तो मैं आजकल ज़्यादा समझता हूँ देसी स्कूल और विलायती स्कूल। हम लोग ये मान्यता रही है कि माँ की जुबान में ही पढ़ाई हो जी। जो नहीं हुआ, कारण क्या था? 5 शिक्षा मंत्री शुरू के आज़ाद भारत में वो लोग थे जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी तो माशाअल्लाह थी उनकी, नहीं था। गुलाम बना के गुलामों की जबान सिखाई थी। इस शादी के पहले तरीके से माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी विक्रम जी, लगता है टेक्निकल एरर की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। जब तक मैं उसको ठीक करवाती हूँ, हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, इस नई शिक्षा नीति को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? इसका किस हद तक असर होगा और लागू करने में कौन कौन से चैलेंजेस इसके सामने हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति के जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो बहुत शानदार उद्देश्य बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से ही बताऊं, अगर तो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एक तरह से BHU और JNU में मुझे पढ़ने का मौका मिला। इसके अतिरिक्त जो है कि स्टेट यूनिवर्सिटियों को लगातार देखा ही बचपन से, दूसरे लोग पढ़ने जा रहे थे।
बदलाव की जरूरत थी, लेकिन क्या जिस बदलाव के बारे में कहा गया, रूपरेखा का जो लक्ष्य रखा गया, उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसको लेके इस पॉलिसी में बड़ी इसमें जो है कि इसमें वो क्लियरिटी नहीं है, पहली चीज। और आप ये मान के चलिए कि ये क्लियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसमें अगर शिक्षाविदों से जो यहाँ पे पैनल में ही बैठे हुए लोग हैं और सामान्य लोगों से थोड़ी राय लेके विस्तार तौर पे थोड़ा इसको जमीनी धरातल पे इसको उतारने की कोशिश की जाती तो ये अच्छे से उतर जाता है। ये एक तरह से आपने अच्छे उद्देश्य रखे, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम उसको कैसे लागू करेंगे उसके ऊपर इस चिंतन में गंभीरता नहीं दी गई। मैं तो ये भी मानूंगा कि अब तो खुद हमें लग रहा है कि केंद्र सरकार ने, चूंकि जिस तरह से अभी नए मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, अगर हमारे पुराने जो शिक्षा मंत्री थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही नई शिक्षा नीति बताई जा रही थी, उनको फिर भी बदल दिया गया। तो एक तरह से तो ये संकेत ये खुद ही लग रहा है कि सरकार इसमें भविष्य में कुछ और बदलाव करेगी जिससे इसको प्रैक्टिकल स्तर पर उतारा जा सके। जैसे 2-3 समस्याएं जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें, अभी अगर आप निचले स्तर से प्राइमरी एजुकेशन के स्तर से आप जाइए और देश के शीर्षस्थ उच्च अध्ययन संस्थान तक आप चले जाइए, बेसिक कमी सबसे पहली कमी तो आपको जो नजर आएगी वो कमी नजर आएगी शिक्षकों की। हर जगह चाहे IIT हो IIM हो, सब जगह शिक्षकों की कमी है। दूसरी चीज जो रवि जी ने बड़े गंभीर चीज के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि मैं UPSC के छात्रों को पढ़ाता भी हूँ मैं, आज के डेट में स्थिति है कि पहले हिंदी माध्यम के छात्र भारी मात्रा में कम से कम उनका 30% 35% हिंदी माध्यम के छात्र चयनित हो भी रहे थे। अब तो उनके चयन की स्थिति 1% से भी नीचे आ गई है। तो आपको एजुकेशन पॉलिसी में सुधार तो करना ही पड़ेगा, आपको नहीं कीजिएगा फिर आप समग्र भारत को लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन जो लक्ष्य, जैसे इसमें 6% GDP का लक्ष्य आपने बनाया है, सरकारें बहुत पहले से दावा कर रही हैं, लेकिन आप 6% GDP तो छोड़ दीजिए, जो पहले ज्यादा था आप लगातार आपका घट रहा है। हम लोग पहले स्वास्थ्य पे भी 3% खर्च कर रहे थे, वो 1.5% पे आ गए, इसमें 4.25% से 3% पे आ गए। तो आपको खर्च भी करने पड़ेंगे संसाधन, और नए तरह से इस पॉलिसी में बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने 86वां संविधान संशोधन करके 2000 में हम लोग लाए अनुच्छेद 21, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार को एक अनिवार्य अधिकार बनाया गया। बड़ी अच्छी चीज थी। अभी एक ने कहा भी कि भाई वो 6 से 14 वर्ष की बात कर रही थी, अभी ये 3 से 18 वर्ष का आ गया। लेकिन जब हम लोग 6 से 14 वालों को ही वो बेसिक चीजें हम लोग नहीं दे पाए हैं। अभी भी देखिए, जो पहले हमारा जो जिसको कि इसमें शुरुआती तौर पे जो एक तरह से क्लास 1 से पहले की स्थिति, जो कि हम लोगों ने ICDS प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी संस्थाओं को जो जिम्मेवारी सौंप के रखी थी 0 से 3 वर्ष की स्थिति को, उसको आपने स्कूलों को दिया। तो आपका एक ढांचा जब तैयार हो रहा होता है, हम लोगों के आंगनबाड़ी सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी ICDS प्रोजेक्ट में, धीरे धीरे उसकी कमियां दूर हो रही थी। अब आपने उधर से उस मामले को लेके आप फिर इधर ले आए, तो इसमें कई तरह से तालमेल वाली कई कमियां हैं। इसमें आपको छोटे स्तर पे उसमें आप सुधार नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं प्री नर्सरी, भाई हमारा नर्सरी एजुकेशन का हमने इंतजाम किया है। नर्सरी एजुकेशन का इंतजाम आपका पहले भी था, जिसको आपने आंगनबाड़ी को सौंपा था जी। तो आप अगर इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब देखिए, अगर अपर एजुकेशन में हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें उसमें, तो देखिए इसमें एक सुनने में काफी अच्छा लग रहा है आपको, हाँ। कि कोई भी विद्यार्थी जो है कि वो किसी भी स्तर पे 1 वर्ष की डिग्री ली, उसके बाद हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, वो डिप्लोमा दे देंगे 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। लेकिन जब आप इस तरह की चीजों को कर रहे हैं तो क्या उसके लिए आपने ढांचागत पूरा चीज बनाया? आप कह रहे हैं कि भाई साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई कुछ भी पढ़ ले, मेन स्ट्रीम में कुछ रखेगा, सब्सिडरी स्ट्रीम में कोई कुछ और रख लेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि चीजों को क्लियर करने की बजाय और हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए चेंजेस बड़े हैं और चेंजेस की आवश्यकता है, लेकिन उन चेंजेस को आप जमीन पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आप तो बेसिक चीज जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, हम लोग देखते हैं वो बेसिक चीज हम लोग शिक्षकों की, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और एक पॉइंट जो जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाऊंगा, देखिए बच्चों को शिक्षा जरूर उसके मातृभाषा में मिलनी चाहिए। आप मातृभाषा में दीजिए और उसके अनुसार ढांचा बनाइए। मैं इस बात से सहमत हूं कि यूरोप के कई सारे देशों ने अपने स्थानीय भाषा में विज्ञान और तमाम चीजों को विकसित किया है। भारत में आप क्या करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी में सुधार कर देते हैं, बाकी ढांचा यूं ही रहने देते हैं। स्थिति क्या हो रहा है कि आपके पूरे देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुल रहे हैं। तो इसलिए ये बातें जब आप स्टूडियो में करते हैं, शिक्षा नीति में रखते हैं, तो वो होता तो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जमीन पे इंप्लीमेंट करते समय जब वो मातृभाषा में पढ़ेगा और उसको भविष्य में फिर वो मौके नहीं मिलेंगे, तो फिर तो वो फिर रेस से बाहर हो जाएगा। उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, अगर मेरी आवाज विक्रम जी आप तक पहुंच पा रही हो तो मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से राहुल लाल जी ने तमाम बातें कही है, क्या आपको भी लगता है कि 34 सालों के इंतजार के बाद, बार बार मांग करने के बाद ये जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, अभी इसमें काफी सारी लूप होल्स हैं, उन पर काम करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, या आपके हिसाब से परफेक्ट है? मैंने कहा था कि मैं बात आप तक पहुंची नहीं, खराबी थी। ये सब समस्याएं क्यों आई और नई नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले 6 शिक्षा मंत्री आजाद भारत के थे,
जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी तो माशाअल्लाह थी उनकी, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वही गुलाम भारत में अंग्रेज बहादुर जो बता गए उसी का अनुकरण होता रहा। मैं इस जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी मातृभाषा तेलुगु है, मुझे हिंदी बंगाली उर्दू संस्कृत भी आती है और अंग्रेजी तो खैर अखबार में काम किया, नौकरी की तो अंग्रेजी सीखी ली। इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि आज एक छात्र को, बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाने का जो जोर दिया है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है। इसका खास कारण क्या है, एक बच्चा 75% ऊर्जा खर्च करता है भाषा सीखने में और बाकी 25% सीखता है विषय पर। अब यूपीएससी ने ही महसूस किया इस बात को माध्यम के हिसाब से IAS PCS का कि हाँ ये ज़रूरी है कि बच्चों को उस विषय में 100% ऊर्जा लगे उसके विषय में। भाषा माध्यम जो उसकी मर्जी हो, जिसको काबिल हो। नई शिक्षा पद्धति में ये चीज़ गौर की गई है जो बहुत अच्छी है। यहाँ शिल्पा बताऊँ, हम लोग सुनते थे एक नारा, जिस देश का बचपन भूखा उस देश की जवानी क्या होगी। यही हालत भारत में होती रही। आज बहुत बढ़िया बात जो की है, इस देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश जो सन 50 में होनी चाहिए थी, अब इस शिक्षा नीति से हुई है 1 साल में कि एक बच्चे को कई भाषाएं सीख सकता है, सीखना होगा। जैसे हरियाणा में तेलुगु दूसरी लैंग्वेज है जी, और हिंदी भाषा नहीं है। हिंदी प्रदेशों में बड़ी बेईमानी हुई है। क्या क्या लोगों ने त्रिभाषा के नाम पर संस्कृत, मातृभाषा और अंग्रेजी कर दी, बेईमानी की। दक्षिण भारत क्यों अलग होना चाहता है भारत से? सिर्फ इसीलिए त्रिभाषा सूत्र को लागू नहीं किया गया, हिंदी थोपने की साजिश की अहिंदी भाषी क्षेत्रों में। नतीजा क्या हुआ, देश टूटन की कगार पर आ गया था अन्ना DMK और DMK के राज में दक्षिण में। आज वो खतरा दूर हो गया है और स्थिति सुधरी है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा शिल्पा, कि पहली बार बच्चों के सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उनको मुक्त वातावरण में, वो जो गुरुकुल में हजारों साल पहले हमारे पूर्वज पॉइंट ये भी रेज हो रहा है कि वापस टीचर्स कहाँ से आएंगे? टीचर्स की भारी कमी है और ऊपर से जो टीचर्स अवेलेबल है भी उन्हें ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? क्योंकि जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे तब तक वो आगे बच्चों को ट्रेन करेंगे कैसे? नहीं शिल्पा, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिस्टिक्स। इनको खुद तैयारी करनी पड़ेगी, रणनीति क्या होगी उसकी जिम्मेदारी पॉलिसी पर थोड़ी है। जो पॉलिसी को क्रियान्वित करेंगे राज्य सरकारें, उनको बुद्धि होनी चाहिए, उनकी कुव्वत होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, वो करें। बात है शिक्षा। ये देश तो एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढ रहा था। ये शिक्षा नीति हम लोगों की रही। पहली बार शिक्षा नीति का एक तादाद भी स्थापित हुआ है बच्चों से। तो बच्चों के बारे में जो एम्फेसिस यहाँ जोर दिया गया है, ये बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है दोनों चीज़ें। और यहाँ एक बात और कहूँगा, बड़ा अच्छा का प्रोफेसर साहब ने, जो अध्यापक जी हैं, उन्होंने कहा था अभी कुछ पहले कि हम लोगों ने अब बच्चों के बारे में संदर्भ में जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बच्चों को गुरुकुल व्यवस्था में लाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया। 2 करोड़ छात्र लोग स्कूली शिक्षा में वापस लाए जाएंगे। बच्चे दर्जा 5 दर्जा 6 के बाद भाग जाते थे, आते नहीं थे। इसे बेईमानी भी। फिर मिड डे मील क्या, मिड डे मील में राजनेताओं ने घोटाला करके शर्म आनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में किस बेतहाशा ढंग से लूट हुई है, मैं खुद जानता हूँ इस चीज को। ठीक है, यानी कि राहुल लाल जी ये बात की बात है अब बच्चों की वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, लॉजिस्टिक की जो समस्या है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन कम से कम जो पॉलिसी आई है वो बेहतरी के लिए आई है। पॉलिसी तो देखिए, पॉलिसी के लक्ष्य अच्छे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, जैसे अभी के विक्रम राव जी ने एक उदाहरण दिया, यूपीएससी को लेकर उदाहरण भी दिया उन्होंने कि भाई यूपीएससी भाषा पे ध्यान नहीं रख रही, अलग अलग चीज़ों पे वो विषयों तथ्यों पे ध्यान रख रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, यूपीएससी ने सीसेट इंट्रोड्यूस किया 2011 में। उसमें वो एक पेपर, प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट का एक पेपर बना रही है। उसमें बड़े बड़े लंबे परिच्छेद होते हैं। उसमें वो हिंदी जो दे रही है वो गूगल ट्रांसलेशन का हिंदी अनुवाद दे रही है। कहने का मतलब, जबकि यूपीएससी के लिए एक केंद्र सरकार की सबसे बड़ी एक संवैधानिक संस्था है, हम लोग जानते हैं वो देश में बिल्कुल
अगर उसको ये समस्या आ रही है कि वो हिंदी के साथ न्याय नहीं कर पा रही, देखिए हम लोग यूं टाल दें कि वो तो लॉजिस्टिक की बात है, राज्य सरकारें कर ले, इंप्लीमेंट कैसी करनी है। हाँ। देश की जो सबसे बड़ी एग्जामिनेशन लेने वाली संस्था है वो इंप्लीमेंट करने में उसके पसीने छूट रहे हैं और वो न्याय नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे तो हिंदी और अंग्रेजी में तो क्वेश्चन बन रहे हैं शिल्पा जी। दक्षिण भारतीय छात्र कब से मांग कर रहे हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। और हिंदी के क्वेश्चंस में आपको ऐसे अनुवाद होते हैं अंग्रेजी के वो सीधे सीधे कि वो हिंदी के छात्र समझ भी नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये आपके क्रियान्वयन पे ऊपर गंभीर समस्या है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम पॉलिसी बना दें और वो राज्य समझें कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अच्छे लक्ष्य के साथ साथ एक रूपरेखा आपको मोटे तौर पे रखना पड़ेगा। एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको जमीन पे आसानी से ग्राउंड पे उसको उतार भी सकें। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं आप सभी मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मुझे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानने की करेंगे कोशिश की फिलहाल पुराने सिस्टम के हिसाब से जो बच्चे अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो अब जब नई प्रणाली लागू हो जाएगी कैसे अपने आप को ढालेंगे, कैसे तालमेल बैठा पाएंगे, कैसे पुराने और नए के बीच में सामंजस्य स्थापित हो पाएगा कि उनकी पढ़ाई पर असर ना हो, उनके रिजल्ट पर असर ना पड़ने पाए। कौन कौन सी उनके सामने चुनौतियां रहेंगी उस पर भी करेंगे बात, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है नई शिक्षा नीति पर कि कितनी असरदार होगी ये नई शिक्षा प्रणाली। नई शिक्षा नीति के लिए शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, छात्रों के माइंड और स्किल पर नई नीति का क्या असर होगा, किस हद तक असर होगा, छात्रों का नई शिक्षा प्रणाली से कैसे बैठ पाएगा तालमेल, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए कितने दक्ष हैं आंगनबाड़ी केंद्र, प्रशासनिक तौर पर कैसे इसे लागू होगा किया जाएगा, कौन कौन सी चुनौतियां रहेगी, नई शिक्षा नीति से पढ़कर जो छात्र निकलेंगे वो कितने सक्षम होंगे। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम लगातार कर रहे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए रवि जी आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जो सवाल उठाया था कि जो मौजूदा प्रणाली के हिसाब से छात्र पढ़ रहे हैं और अब जब ये लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति, कैसे बच्चे अपने आप को ढालेंगे और किस हद तक उनके लिए मुश्किल या आसान रहने वाला है। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं कई स्तरों पर, मैंने पहली बार में जब मैंने प्राथमिक स्तर की बात कही थी कि स्कूल ड्रॉप आउट्स जो हैं उनकी संख्या कम होगी। अब मैं चूँकि उच्च शिक्षा में पढ़ाता भी हूँ बच्चों को और खुद चूँकि मैं उसमें रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मैं दो चार बातें आपको उस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देखिए नई शिक्षा नीति में जो है केवल एक पॉइंट है स्किल। स्किल इज द वन पॉइंट, स्किल इज नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसका अंग है ये जो बात हो रही है कि शिक्षक को कैसे दक्ष किया जाएगा, हाँ। वो बात आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको स्किल के लिए कोई अलग से शिक्षक नहीं। शिक्षक जो है आज के डेट में आप यूजीसी जो है नेट और जेआरएफ का एग्जाम लेती है, उसको लोग क्वालिफाई करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, तमाम तरह से जिस तरह की प्रोसेस है शिक्षक आ रहे, उसमें छात्रों को एक सुविधा दी गई है कि आप अपने भाषा में सीख सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि एक विज्ञान का छात्र है, मैं आपको एक बता रहा हूं कि मैं विज्ञान का छात्र हूं, लेकिन शिक्षकों को दक्ष करने की बात दरअसल इसलिए उनको ट्रेंड करने की बात दरअसल इसलिए क्योंकि जो नए नए बदलाव हुए हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसे में एंट्री कर रही है नई शिक्षा प्रणाली के तहत। ऐसे में उस हिसाब से टीचर्स को भी तो रखना होगा। एक टीचर सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकता, सब कुछ तो जान नहीं सकता। शायद आप मेरी बात पूरा सुनती तो आपको इस बात का उत्तर मिल जाता। कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि जो विज्ञान का छात्र है, जैसे कोई, तो वो अगर कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो विज्ञान के शिक्षक को कॉमर्स नहीं सीखना है, बल्कि उसी कॉलेज में कॉमर्स के शिक्षक भी हैं, वो कॉमर्स की क्लासेस में जा सकता है। ये उसके पास लिबर्टी है कि वो अपना जो सब्जेक्ट है, सेकेंडरी सब्जेक्ट है, वो पहले क्या था, आप विज्ञान के छात्र हैं, आप कॉमर्स नहीं चुन सकते, आप लिटरेचर नहीं चुन सकते। इस देश में पूरे विश्व में कितने दार्शनिक हुए हैं जो वैज्ञानिक हुए हैं, कितने पेंटर हुए हैं जो अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं। तो लेकिन आप जब उसको एक करिकुलम में ढाल देते हैं कि नहीं आप चुन नहीं सकते। मैं खुद अगर मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी पढूं या मैं अंग्रेजी साहित्य पढूं, शायद मैं 12वीं तक नहीं पढ़ आपकी बात सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस बात का जिक्र राहुल लाल जी भी कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, एक तो छात्र ऑलरेडी इतने कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे अगर इतने सारे ऑप्शंस उनके सामने खुल जाएंगे तो उनकी कंफ्यूजन की स्थिति और ज्यादा क्रिएट ना हो जाए। ये कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको जो है मैं आपको कहूं कि उनको जो दबाया, एक करिकुलम आपने थोप दिया, ये छात्रों के चॉइस नहीं थी।
आप जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो क्रेडिट सिस्टम आप एनईपी को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो क्रेडिट सिस्टम दिया हुआ है ये छात्रों को कितना सशक्त करता है कि वो फर्स्ट ईयर के बाद वो अपना चुनेगा कि वो किधर जाना चाहता है, वो मास्टर्स में चुनेगा कि किधर जाना चाहता है। उसके बाद अब जो आप जो कह रहे हैं, जो रिसर्च की बात भी उसमें इंक्लूडेड है, जो थर्ड ईयर, जो फोर्थ ईयर है, जो मास्टर्स 2 साल का होता है, ऐसा नहीं कि उसको अलग से 2 साल करना पड़ेगा, वो 1 साल का होगा। जो पूरा अपना साइंस में ही कंटिन्यू करना चाहे तो वो कंटिन्यू करेगा, उसको 4 साल करने के बाद 1 साल वो मास्टर्स करेगा। जो 3 साल के बाद जो पहले ड्रॉप आउट का तमगा लगता था कि जी आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो 12वीं पास ही हैं, नहीं, उसको भी सर्टिफिकेट। शिक्षा नीति रोजगार के हिसाब से या फिर करियर के हिसाब से बहुत सारे नए आयाम बच्चों के सामने लाकर रखते हैं। बस एक एग्जांपल देकर के मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूंगा। पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो कंपनी है, टेक कंपनी, दैट इज एप्पल। जो एप्पल में जो आपने कटा हुआ सेब या जो बाकी चीजें जो उसके अंदर जो सबसे उसकी खासियत होती है, वो सुंदर बहुत होता है, वो लुभाता है। जो उनके हमारे एप्पल के जो फाउंडर थे, उन्होंने टेक के साथ साथ पेंटिंग और उसकी भी क्लास की, कैलीग्राफी की भी क्लास की थी, तब जाकर के एप्पल के डिजाइन और उसको बेहतर कर पाए थे। तो ये चॉइसेस की बात है। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि अभी स्टार्टअप आए हैं, क्रेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन क्रेड, जिसका जो बैकग्राउंड जो टेक कंपनी है, लेकिन उसके फाउंडर का जो बैकग्राउंड है वो टेक का नहीं है, वो लिटरेचर का छात्र है। इस तरह के दुनिया में कई सारी चीजें हैं। तो क्यों ना हम आने वाले समय में, यानी कि कंफ्यूजन की बजाय बच्चों को ये मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड कर घोड़ा सकती है। मछली की एक रेस ना हो। कछुआ जो है अपनी गति से दौड़े, मछली पानी में चले, घोड़ा जमीन पे दौड़े। इन तीनों की एक रेस एक लाइन से ना करें। अभी तक ये एक रेस हो रही थी, इसलिए आप देखेंगे यूपीएससी में तमाम छात्रों को क्यों मुखर्जी नगर और करोल बाग आना पड़ता है। क्यों नहीं वो गोरखपुर में बैठ करके वो टॉप कर सकता है, क्यों नहीं वो आंध्रा के किसी गांव में बैठ करके टॉप कर सकता है, क्यों नहीं वो केरला में बैठ करके टॉप कर सकता है, क्यों उसे फिक्स पैटर्न में, उसे अंग्रेजी माध्यम में तक ही हमें पहुंचना होगा। ये जो बदलाव लाए गए हैं, इस बदलाव का असर तभी हो पाएगा या उसका फलसफा तभी निकल पाएगा। राहुल लाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, रवि जी जो चीज कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए, पॉलिसी आपकी ऐसी भी होनी चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जब बीएचयू में छात्र था, उस समय मैं अपने साथ साथ एक विषय, मेरा पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स का छात्र था। यूनिवर्सिटी ने कई प्रतिबंध एक तरह से नहीं लगा के रखा था कि मैं सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र नहीं ले सकता था। लेकिन अब आप देखिए कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी में भी हमें समस्या यह आई कि हमें वहां पे, मैं आपको सुना दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज बता दे रहा हूँ। क्या आप रसायन शास्त्र ले सकते थे? क्या आप भौतिकी ले सकते थे? आप आर्ट्स के छात्र थे, आप आर्ट्स में ही ले सकते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं वो भी नहीं ले पाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, उस नियमों के अनुसार कहीं प्रतिबंध नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी काफी इच्छा थी कि मैं समाजशास्त्र लूं, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। क्लास का टकराट हो जा रहा था, तमाम तरह की। जब इतने बड़े विश्वविद्यालय में हमें यह समस्या आ रही थी, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए देखिए, विचार अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो तमाम तरह की चीजें आती है। मैं तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये नहीं कर रहा था कि मैं रसायन शास्त्र पढ़ना चाह रहा हूँ साथ में, मैं तो समाजशास्त्र ही पढ़ना चाह रहा था, जो मेरा अधिकार भी था, लेकिन नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि देखिए वो क्लासेस के टकराट हो जा रहे थे, तमाम तरह की चीजें। मैं वाइस चांसलर तक भी गया था उस समय। ठीक है, तो एक उदाहरण मैंने रखा है, छोटा सा उदाहरण, जिससे समझ सकें कि इंप्लीमेंटेशन में कैसी चीजें आती हैं। देखिए, जैसे अब आप मान लीजिए यहाँ पे शोध की बात हो रही है भारत में। देखिए एमफिल बहुत सारा, अब देखिए इसमें एमफिल की अनिवार्यता को, मैं वही कह रहा हूँ कि एमफिल की अनिवार्यता को आप समाप्त कर रहे हैं। वही रवि जी, मैं उसी चीज को कह रहा हूँ कि इसमें एमफिल की अनिवार्यता को समाप्त किया गया। लेकिन देखिए, अभी भी अगर आपको उच्च स्तरीय रिसर्च चाहिए तो आप उसको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे सीधे आप उसको आप रिसर्च का काम देते हैं। रिसर्च की गुणवत्ता कैसी होती है, यहाँ पे 2 शिक्षाविद बैठे हुए हैं, वो हमें नहीं पता, वो सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करेंगे नहीं। मैं खाली 1 मिनट में पूरा कर दूंगा। लेकिन जैसे आप देख लीजिए जेएनयू जैसे जगहों पे आप देख रहे हैं एमफिल का पूरा चीज है, और रिसर्च का मामला आप देख लीजिए। तो आप अब अमेरिकी सिस्टम पे जा रहे हैं कि आप किस सिस्टम पे जा रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि भारत में हमारा अपना सिस्टम हो, लेकिन हम लोग फिर नकल कर रहे हैं अमेरिका का। तो इस तरह के नकल से बचते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं और भी मेहमानों को इंक्लूड करना चाहूंगी। रवि जी आऊंगी आपके पास। डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अमित, आप, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है कि जो पुराने सिस्टम से बच्चे पढ़ रहे थे, अब वो जब नए सिस्टम में घुसेंगे तो कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे, कैसे सिचुएशन के साथ डील कर पाएंगे, कैसे तालमेल बैठा पाएंगे, सामंजस्य का मैंने सवाल पूछा था। डॉक्टर अमित, आप इस पर क्या कहेंगे? ये कितना आसान या मुश्किल होने वाला है बच्चों के लिए? जी शिल्पा जी, बहुत सारे मित्रों को अभी तक हमने सुना जी, बहुत सारे विचार भी आए, लेकिन जो मेरे समझ में है, निश्चित तौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिबरल एजुकेशन
जिसको कह सकते हैं, बच्चों के मेंटल जो एक तरह से जो टर्मोइल एंड टेंशंस होते थे बच्चों को, वो काफी हद तक उससे निजात दिलाता है। जैसे बोर्ड की परीक्षा को 10th के लेवल पर खत्म किया गया, एक बोर्ड की परीक्षा की गई, ये बहुत अच्छा मुझे भी लगता है, क्योंकि बच्चों को अनावश्यक रूप से एक प्रेशर एजुकेशन को लेकर था। रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन लेना, इससे भी तनाव कम हुआ। और स्किल्ड एजुकेशन की जो बात करके, जब हम जापानीज और तमाम इस तरह के देश जहां पर ये सिस्टम लागू है कि हम तुरंत जॉब में आ जाते हैं, ये भी एक अच्छी पहल है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमें अभी सुधारने की आवश्यकता है। हम अगर देखें तो स्किल्ड सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बात की जा रही है, उसके लिए स्किल्ड टीचर्स की भी आवश्यकता है। स्किल्ड टीचर्स का क्या पैरामीटर होगा वो इंडिया में डिफाइन करना, इट इज वेरी वेरी हार्ड नट टू क्रैक हाउ टू डिफाइन स्किल एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास कोई एक पैरामीटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्राइमरी लेवल पर टीचर्स की भर्ती करते हैं तो हम बीटीसी किए हुए व्यक्ति को भी प्राइमरी का टीचर बनाते हैं, हम बीएड किए हुए व्यक्ति को भी प्राइमरी का टीचर बनाते हैं। जब हमको आवश्यकता होती है हम बीएड खत्म कर देते हैं, जब हमको आवश्यकता होती है हम बीएड को फिर से उसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। हम नेट को भी लागू करते हैं, हम पीएचडी को भी लागू करते हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीएचडी के माध्यम से ये कह दिया गया कि सिर्फ पीएचडी किए हुए व्यक्ति को ही हम रिसर्च जो करेगा उसको हम रिक्रूट करेंगे। तो ये पैरामीटर डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरी बात जो सबसे अहम मुद्दा है कि हम रीजनल एजुकेशन लेंगे, रीजनल लैंग्वेज में लेंगे, बहुत सारे सिस्टम को हमने बच्चों के लिए लिबरल किया भी है। अभी आप ब्रिटेन में देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कंबाइंड डिग्री देती हैं। जैसे लॉ पॉलिटिक्स की डिग्री मिलती है, जहां लॉ एंड पॉलिटिक्स दोनों की एक साथ डिग्री दी जाती है। बीए भी हमारे यहाँ शुरू किया गया उसी तर्ज पे। तो ये अच्छी बात है कि हम साइंस का बच्चा, हमारा आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स अगर बच्चा पढ़ रहा है तो हमारा यहाँ के म्यूजिक और तमाम चीजें पढ़ सकता है। प्रश्न यहाँ सबसे अहम, ये जो आपने पूछा, मुश्किल दौर। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से अंग्रेजी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। टुडे इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चाइना ने मैं 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। देंग जियाओपिंग एक लीडर हुआ वहां, उन्होंने कहा कि हम जब तक अपने सिस्टम को मार्केट ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, प्योरली आयरन कर्टन सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हम इसको भी लेके चलें। और कहीं ना कहीं इस मामले में हम चाइनीज से आगे कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आने की वजह से बाहर आसानी से नौकरी मिल जाती है ग्लोबल लेवल पर, जो वहाँ के लोगों को, चाइनीज लोगों को नहीं मिल पाती है। और नहीं, लेकिन अब वही है, जब हम अंग्रेजी, हाँ नहीं, अब चाइना पर भी ध्यान दे रहा। एक मैं शिल्पा जी 1 मिनट में और लूंगा, तो 1 मिनट और लूंगा शिल्पा जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, शिक्षा पॉलिसी का उद्देश्य सही है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये हर कोई जानता है कि बच्चा मातृभाषा बिना किसी मेहनत के समझता है और उसमें काफी अच्छी चीजें समझती है। हम लोग घर में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अपने भाषा में बताते हैं, वो 1 मिनट में सारा चीज समझ भी जाता है। ठीक, तो अगर ये अधिकृत ढंग से शिक्षा व्यवस्था में हो सके बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन बार बार वही चीज है कि आप एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करेंगे लेकिन बाकी और जगह नहीं कर रहे हैं सुधार, तो फिर होगा क्या कि आप सरकारी संस्थाओं में इसको लागू कर दीजिएगा और दूसरे जगह पे फिर जो दूसरे जो शुरुआत तो कम से कम हुई, शुरुआत तो हो रही है। मैं इसी में कह रहा हूँ, कम से कम शुरुआत उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। मैं कह रहा हूँ एक मजबूत मानसिकता के साथ आपको पूरे के पूरे जो अंग्रेजी का प्रभुत्व वाली स्थिति या दूसरे अन्य भाषा को आप जो उसको प्रभुता देते जा रहे हैं, उस चीज से भी फिर आपको हटना पड़ेगा। तभी आप न्याय कर सकेंगे, नहीं तो फिर आप पॉलिसी बना लीजिए आप कुछ भी, लेकिन आप देखिएगा कि आखिर यही कारण रहा कुकुरमुत्ते की तरह क्यों खुले। आज आप सरकारी स्कूलों में आप कक्षा 6 से आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, रवि जी कुछ तो उस चीज को आपको दूर, दोनों चीजों में तालमेल बनाना पड़ेगा। क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो कैसे कह देंगे कि उसकी प्रभुत्ता खत्म होगी। नहीं, वही चीज मैं आप ही की बात को ही कह रहा हूँ, मैंने आपकी बात का विरोध नहीं किया। पूरे वाद विवाद में जो भी बातें निकल कर पर्यावरण को बदलना पड़ेगा। एक चीज तो हर किसी ने माना, आप पूरे देश में किसी से भी पूछ लीजिए, जो कोई भी अगर इसका विरोध भी करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, चाहे वो जो भी लोग हों, वो इसके ड्राफ्ट के कहते हैं कि जी ड्राफ्ट तो बहुत अच्छा है, क्रियान्वयन कैसे होगा। इसका मतलब आपने तो ये माना कि ड्राफ्ट जो है वो बहुत ही उम्दा स्तर का, तो जब आपका ड्राफ्ट ही उम्दा स्तर का नहीं होगा तो क्रियान्वयन निश्चित रूप से, कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती, समस्याएं हैं, धीरे धीरे सुधार होंगी। उम्मीदें तो है ना, उम्मीद तो देखिए, उम्मीद 1986 के बाद अगर नई शिक्षा नीति अब आई है तो उसमें हम उम्मीद ना रखें।
बिल्कुल उम्मीद रखेंगे, लेकिन इसमें कुछ संशोधन आपको करने चाहिए। जो चीज जो जनता जो एक तरह से आपको व्यापक तौर पे जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि अब 1 साल हो चुका है, हाँ। उन संशोधनों को लेकर आप दुरुस्त कर दीजिए। कौन कह रहा है कि नई शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है? ऐसा ना हो कि इंप्लीमेंट करने के बाद ये तमाम जब चीजें सामने आए उसके बाद ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में समय निकालने के लिए। डॉक्टर अमित, आपके पास आते हुए आप अपनी बात अब पूरी कर सकते हैं सर। जी, मैं ये कहना चाहता था, जो सबसे अहम मुद्दा है जिस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है जी। पोस्ट कोविड-19 के बाद आप देखिए शिल्पा जी, बच्चे 2-2 साल से घर बैठे हुए हैं कोरोना के कारण। इसमें मैं किसी का दोष नहीं देना चाहता हूं जी। उन बच्चों को जो बेसिक चीजें आती थी वो भी भूल चुकी हैं। हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 100% ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करने की व्यवस्था की गई है जहां 100% हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके, हम ले तो हमें कोई डिफिकल्टीज ना है। मैं ये कह रहा हूं हमें अभी टाइम लगेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, क्योंकि बच्चे अभी भूल चुके हैं बहुत सारी चीजें। पहले उनकी पटरी पर लाना होगा, तब जाकर वो फिर यह व्यवस्था हम लागू कर सकते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत जो ड्रॉबैक हमें दिखाई पड़ते हैं उसके अनुसार हमको एक अमलगमेशन कर मिला के चलना पड़ेगा दोनों सिस्टम को थोड़ा थोड़ा। ठीक है विक्रम जी, आप इस पर क्या सोचते हैं? मैं ही कहना चाहता हूँ, मुझे 2 बातें खास कर कहनी थी बहुत संक्षेप में जी। दो लाभ हुए इस पॉलिसी से। एक तो जो अंग्रेजी का महिमा मंडन अनावश्यक रूप से होता आया है, हाँ। गुलामी से लेकर आज़ादी तक जी। वो अब थोड़ा घटेगा। इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है। दुनिया में सबसे कठिन भाषा और लिपि हिब्रू है। हिब्रू यहूदियों की भाषा, उस मरी की भाषा राज्य की भाषा बनी थी सबसे कठिन भाषा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में संस्कृत के प्रति एक फिर ईमानदारी से मूल्यांकन करके उसको महत्व दिया गया है और संस्कृत की न्यू पॉलिसी से रिवाइव होगी, उसका दोबारा ही आएगी। हमारे देश के लिए पहचान होगा जो मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक 900 साल में खत्म कर दिया था जी। तो एक भारतीय नागरिक 2 मौजूद है, अंग्रेजी का समझना, संस्कृत का प्रसार। ठीक है डॉक्टर रवि, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, राव साहब ने जो बात कही, हाँ। मैं उसी पे कह रहा हूँ कि जो हिब्रू की बात वो कह रहे हैं वो डेड लैंग्वेज थी, मतलब हाँ। उसको तो इन्होंने जो, मैं उस विवाद में इजराइल वाली जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज इजराइल की रिसर्च जो है आप देखेंगे कि उसमें आपको हिब्रू सीखना कंपलसरी है, जर्मनी में आपको जर्मन सीखना कंपलसरी है, स्पेन में स्पेनिश सीखना। अंग्रेजी बोलने वाले सबसे ज्यादा देश हम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये माना जा रहा है कि हम इंफीरियर हैं अगर अंग्रेजी ना बोलें। जो भी बच्चा किसी विश्वविद्यालय में जाता है, हो सकता है कि हिंदी आपने रखी हो, लेकिन वो जाकर के आता हो ना आता हो, वो दबा हुआ बच्चा। देश में हालत ऐसे हो गई कि एजुकेशन का मतलब ही इंग्लिश मीडियम जाएगा और वो एजुकेटेड है, वो अच्छा करे ना करे वो इस दबाव में रहता है कि मुझे आप किसी भी, आप अच्छे राजनीतिक या रसायन शास्त्र या भौतिकी या दर्शन पढ़ने के लिए आपको अच्छी अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर के ये शिक्षा नीति इस दिशा में आती है। और देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि स्किल्ड तो चलिए, जो बच्चा छोड़ रहा है हाँ। उसको जो कुछ नहीं मिल रहा था तो उसके लिए स्किल भी है, वो नौकरी भी पा सकता है, अच्छी नौकरी पा सकता है। लेकिन जो रिसर्च भी करेगा, देश को स्ट्रेंथन करते हैं अच्छे रिसर्च, जो रिसर्च करेगा उसके लिए भी आप देखिए ना कि आप जो इसमें पॉलिसी बनी है कि जो 4th ईयर है उसमें ही आप बच्चे को पहले से ही उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ेगा, चुनेगा, उसके बाद उसी में रिसर्च करेगा, वो आगे देश के लिए कितना कारगर होगा। आजकल बच्चों को जो है बाद में पता चलती है कि आप मास्टर्स कर लीजिए, हाँ। फिर पीएचडी में जाकर के आप सोचते हैं कि आपको क्या रिसर्च करना है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है। अगर बच्चा ग्रेजुएशन में कुछ इंटरेस्ट डेवलप करेगा तो आने वाले चीजों में हमें सरकारी सिस्टम पर जो सरकारी नौकरी पर जो डिपेंडेंट रहना होता है, हाँ। वो हमारी खत्म होगी, हम कुछ नया कर सकेंगे। देखिए, आपको मैं बताऊं, अभी कुछ नए बच्चों का स्टार्टअप है जिसको कि इसरो ने बैक किया है। वो स्टार्टअप, जैसे कि आपने यूएस में उसका नाम सुना होगा, एलन मस्क का, जिसका कि अभी स्पेस एक्स और बाकी चीजें, उसी तर्ज पे छोटे 2-4 जो टेक लड़कों ने है, उन्होंने भी इधर शुरू किया है और उसको इसरो ने बैक किया है। क्यों ना हम ऐसी चीजें करें कि जो कि आने वाले समय में उसको हमें नौकरी दें। और ये रिसर्च में भी है, मतलब आप अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, उसके लिए भी आपको जरूरी नहीं कि आप
हाँ, लेने वाले के साथ साथ नौकरी देने वाले भी बने, देने वाले भी बने, तो उसमें इस एजुकेशन पॉलिसी, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसका विरोध पूरे देश में जो भी लोग कर रहे हैं, जिस भी स्तर पर कर रहे हैं, उनके पास एक बात तो यूनानिमसली उन्होंने मान लिया है कि ड्राफ्ट बहुत बेहतर है। इससे ये बात आप मानिए कि सरकार का इंटेंशन अच्छा है। ठीक है, अब क्रियान्वयन की जो है पहली बार में हो सकती है कुछ गलतियां हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 100% वो सही करेंगे, लेकिन गलती करेंगे आगे किया जाना, फिर दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ कहीं ना कहीं देखिए, आपको दूसरी शिक्षा पॉलिसी आई थी, उसको भी 92 में संशोधित किया गया था। ठीक है सर, तो इसमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी, तो बाद में करेंगे। जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कुछ उम्मीद है? और जो बच्चे नई शिक्षा प्रणाली से पढ़कर बाहर निकलेंगे रोजगार के लिए, रोजगार लेने में भी और रोजगार देने में भी किस हद तक वो सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है शिल्पा जी, वो स्किल्ड एजुकेशन की तरफ इंगित करती है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका सही तरीके से हुआ, ठीक है, और अगर हमारा 6% जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जीडीपी देंगे, अगर खर्च करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पॉलिसी है। और स्किल्ड होने के साथ साथ जो एक पॉपुलस कंट्री के सामने प्रॉब्लम आती है, वो सामने हमारे रोजगार की प्रॉब्लम खत्म होगी। बट इसके साथ साथ जो इसके मार्ग में आने वाले जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है सर। विक्रम जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं सर, किस हद तक भविष्य की तस्वीर में परिवर्तन ला सकती है नई शिक्षा प्रणाली? हर चीज अंतिम से नहीं होता है, नहीं होती है जी, अनुभव के आधार से एक पॉलिसी लाए हैं, बिल्कुल अच्छी शुरुआत की है। ठीक है, जो परिणाम आएगा, हाँ, तो निराश तो हम दो आशावादी बने रहे। बिल्कुल, पिछले साल भुगत चुके, देश ने नुकसान उठाया करीब 6 दशकों तक गलत नीति, गलत सोच और गलत अवधारणा के कारण। ठीक है, अब जो भी है बेहतर कदम है जी। हर एक बात कहना चाहूंगा, बोलिए सर। हर परिवर्तन प्रगति नहीं होता है, और ये प्रगति, ये परिवर्तन प्रगति का है, ये नहीं करना। ठीक है, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। डॉक्टर रवि, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए, आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप से स्वर्णिम भारत का समय होगा, और मैं जो कठिनाइयाँ झेला हूँ, और जिस तरह से हम लोग भी ये सोचते थे कि क्या हम चुन सकते हैं, तो वो चुनने का विकल्प छात्रों को मिला है, और निश्चित रूप से भारत के लिए और भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया नजीर साबित होगी, और आने वाला भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। मैं आशान्वित हूं। उम्मीदें तो फिलहाल यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति बना तो ली गई है, अब देखने वाली बात होगी कि उसे इंप्लीमेंट कब तक किया जाता है, और जब इंप्लीमेंट किया जाएगा उस समय जो भी चैलेंजेस सरकार के सामने होंगे, पूरी व्यवस्था के सामने होंगे, कैसे उनसे पार पाया जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ी उम्मीद ये कि इस परिवर्तन से देश के भविष्य की तस्वीर को बदला जाएगा। ऐसे में हमें कहीं भी कोई भी चूक नहीं रखनी होगी। जो लोग अभी विरोध भी कर रहे हैं या कुछ लूपहोल्स की बात भी कर रहे हैं इस नई शिक्षा प्रणाली के तहत, उन पर भी काम करना होगा, उन पर भी ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इंप्लीमेंट करने के बाद जब वो चीजें सामने आए तो और ज्यादा मुश्किलों का फिर सामना करना पड़े या और ज्यादा सवालों का फिर सामना करना पड़े। ऐसे में एक एक कदम सोच समझकर, क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, ये देश के बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।